मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय झारखंड से आई हुई जयेश महापंचायत पेटलावद में पहुंची थी बबीता कश्यप जी दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पेटलावद में महापंचायत में आए थे, कैसा लगा आपको, क्या इफेक्ट? यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आदिवासी और बाकी समुदाय के जो लोग भी यहाँ पे आमंत्रित हैं तो अपने हक अधिकारों को काफ़ी जान गए हैं। काम बहुत अच्छा हुआ है सामाजिक तौर पे और सामाजिक तरीके से, मतलब जिस तरह से काम हुआ है उसका अभी माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसका इस बार नारा है कि अब की बार आदिवासी सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री, इस पर क्या कहेंगे? ये जो मांग है बिल्कुल सही है, चूँकि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और जल जंगल ज़मीन की जब हम बात करते हैं तो आदिवासी समुदाय के पास में जितनी ज़मीनें थी अभी वर्तमान के समय में वो काफ़ी घट गए हैं, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मांग है कि आदिवासी समुदाय की कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए और अब की बार आदिवासी सरकार, बिल्कुल सही है। एक बार मतलब इसको कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, चूँकि आदिवासियों को लगता है कि उनका शासन प्रशासन उन्होंने दूसरों के हाथ में बागडोर दे के रखी हुई है, लेकिन इस बागडोर देने के बाद में आदिवासियों के साथ में जिस तरह का अत्याचार बढ़ा है तो आदिवासी सरकार आने के बाद में इस पर लगाम लगेगी। तो मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। मध्य प्रदेश में अचानक से आदिवासियों को लेकर पॉलिटिक्स स्टैंड बढ़ गया है, बयानबाजी भी और सब कुछ बढ़ रहा है। बीजेपी कहती है कि हमने राष्ट्रपति दिया है, आदिवासी राष्ट्रपति दिया है और आदिवासी के बारे में हम सोचते हैं, तो कांग्रेस भी कहती है कि हम भी आदिवासियों के बारे में सोचते हैं। तो जयेश के आप नेत्री है तो क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि जो भाजपा सरकार ने हमारी आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति महोदया को हमको दिया है, ये ज़रूर बात है। लेकिन वर्तमान के समय आप देखेंगे कि मणिपुर का जो मुद्दा है, जहाँ पे हमारे आदिवासी समुदाय की महिलाओं को नंगे करके उनके साथ में जिस तरह का अत्याचार किया गया और राष्ट्रपति महोदय का और फिर आपका जो वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल महोदया है, दोनों ही आदिवासी होने के बाद भी उनके मुँह से जो एक शब्द भी उनके लिए नहीं निकलता है, तो इससे पूरे के पूरे देश के आदिवासी समुदाय बहुत ही प्रताड़ित है और उससे मतलब कि आहत है। तो वर्तमान के समय में उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पे और कहा जाए कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति महोदया भी चूंकि किसी पार्टी के बंधन में बंधे हुए यहाँ पे आदिवासी सरकार, बल्कि आने वाले समय में अगर सहमत हुए तो केंद्र में भी जो सर्वोच्च पद पे अपने आदिवासी सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय का भी और चुनाव करेंगे। जी, जयेश पर आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस की बी पार्टी है, बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? किसी पार्टी की बी टीम कहना, ये तो मैं जयेश के लिए ये उचित सब नहीं समझती हूँ, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कभी भी आदिवासी समुदाय आप पूरे देश भर में कहीं पे भी देख लीजिए, वो विकास तो चाहते ही है लेकिन विनाश नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि जो उन पे आरोप लगता आया है कांग्रेस को समर्थन देने का, तो आदिवासी समुदाय उन्हीं को समर्थन करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो। आप जहाँ तक जान रहे हैं यहाँ पे मामा बालेश्वर जी काफ़ी आके काम किए थे, आदिवासी समुदाय उनको मानता है। तो जो विकास तो करे लेकिन विनाश नहीं करे, ऐसे लोगों को समर्थन देना आदिवासी समुदाय उचित समझता है। शायद इसी दौर पे, क्योंकि जैसा कि जो मुख्यधारा की पार्टियों में से जो विकास तो करे लेकिन विनाश ना करे उनको समर्थन देता है, तो ये जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस को समर्थन देता है, उसका पीछे का कारण मैं यही समझती हूँ। आपको नहीं लगता है कि शासकीय कर्मचारी जो है आदिवासी समाज से जो आते हैं वो जयेश का समर्थन करते हैं? जयेश की जहाँ भी बैठकें होती है, महापंचायत होती है, उसमें जाते हैं तो उन पर पॉलिटिकल दबाव बना जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। आप भी जेल में रह के आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? 1 साल 13 दिन मुझे भी झूठे मुकदमे में जेल के अंदर में रहना पड़ा था, जो कि जयेश के काफ़ी संगठन ने काफ़ी मेरा सपोर्ट भी किया था, चूँकि इन सारी चीज़ों से वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं। और आपका कहना सही है कि जो सरकारी कर्मचारी है जयेश के अंदर में, वो कहीं ना कहीं अगर जो सपोर्ट करते हैं जयेश को, तो उन पे दबाव बढ़ता है, केस मुकदमे होते हैं, ट्रांसफ़र झेलना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आप देखेंगे कि संविधान इसकी इजाज़त देता है। केरल में आपका एक मामला आया था जहां पे इसी तरह का मुद्दा था कि वो जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने समाज के कार्यक्रम में गए थे, उन पे आरोप लगा था, उनका ट्रांसफर हुआ था, केस मुकदमे हुए थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने समुदाय का मतलब अपने समुदाय के संगठन के माध्यम से वहां पे सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव जो है सरकारों के माध्यम से ये संविधान का बिल्कुल उल्लंघन करते हैं। ऐसे भी आपका कहा जाए कि सरकारी कर्मचारी जो है समुदाय के नाम पे अगर उनको कहा जाता है टैक्स से बचना है, तो वो अपने समुदाय के
बीच में कुछ कुछ जो फंड है वो दे सकते हैं, इस तरह का प्रावधान भी रहता है। तो ये जो सरकारी दबाव उन पे बनाया जाता है बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। आपको भील प्रदेश के सैन्य के नाम से पुकारा जाता है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तमगा मुझे दिया गया है, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। एक्चुअली मैं हूँ झारखंड की। झारखंड में रहते हुए गोंड समुदाय ने मुझे बेलोसा की उपाधि दी थी, जिसमें उसका मतलब होता है आदिवासी समुदाय की आगे ले जाने वाली महिला नेत्री। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि गोंड समुदाय ने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया। और इन्हीं दौरान पे मेरी मुलाकात भील प्रदेश के मेरे जो पति महोदय हैं उनके साथ में हुई। और आने वाले दिन में पूरे समाज की, परिवार की रजामंदी के साथ में हमारी उनसे शादी हुई। शादी होने के बाद में जब मैं, अब जैसा कि मेरा काम है कि पूरे देश भर के आदिवासी समुदाय के बीच में काम करना, उनके लिए उनके हक अधिकारों को दिलवाना, तो वर्तमान में मेरा जो योगदान ज़्यादातर हो गया है वो भील प्रदेश में हुआ है। और भील प्रदेश में काफ़ी काम करने की वजह से हो सकता है कि मुझे ये यहाँ के लोग भील प्रदेश की शेरनी के नाम से बुलाते हैं। तो ये मेरे लिए बिल्कुल सम्मानजनक उपाधि है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। आपने यहाँ महापंचायत पेटलावद में जब हुई तो आपने जब आपके बोलने का समय आया तो आपने 2 मुद्दे रखे थे, जिस पे आप जल जंगल ज़मीन की बेबाकी से आपने रखे। तो क्या मुद्दे थे और क्या आप आगे करना चाहिए? जी, एक तो सबसे पहली बात है कि जो फॉरेस्ट का यहाँ पे बहुत ही अधिकार बढ़ता जा रहा है। बहुत विस्तार से जाएंगे तो फॉरेस्ट का जो एक्ट है 1927 का, वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं था। हमारे लोगों को पता नहीं है, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं। तो वन विभाग का यहाँ पे जो अधिकार दिखाना कि ये हमारी ज़मीन है, चूँकि मतलब 1950 के पहले संविधान कहता है कि जितनी ज़मीन वन विभाग की थी उतनी ही ज़मीन वर्तमान में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो वन विभाग है सुरसा के पेट की तरह, मुंह की तरह उनका मुंह खुलता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। आदिवासियों के हिस्से की ज़मीन को भी छीनती जा रही है। तो इस पे मेरा विरोध है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सेकंड बात है कि जो निवेश क्षेत्र के नाम पे रतलाम में जो दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के नाम पे इंडस्ट्री वहाँ पे बिठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर एक जजमेंट में ये बात कही है कि यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, ना कोई कंपनी कर सकती। कंपनी भी तब बैठेगी जबकि यहाँ पे आदिवासी की हो। और सरकार भी यहाँ पे जब कोई कंपनी बिठाएगी तो वो सिर्फ आदिवासी को ही ज़मीन दे सकती है। तो इस प्रकार से जो निवेश क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन छीन के लिया जा रहा है। सबसे पहली बात कि एक भूमि अधिग्रहण का कानून है 2013 का, उसके सेक्शन 41-42 में भी ये बात लिखी हुई है कि आदिवासी की ज़मीन बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं ली जाएगी। और अगर ली भी जाती है तो विकास कार्य के लिए, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, मकान। तो आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन बशर्ते कि इनका विकास के साथ में विनाश ना हो। और ये जो नेशनल कॉरिडोर कहा जाए या फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, निवेश क्षेत्र की जो बात है, यहाँ पे उनके विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। जी, तो ये थे बबीता कश्यप दीदी जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। इस इंटरव्यू पे आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।